यूं तो अभी कृष्ण पक्ष की समाप्ति में 2 दिन बचे हुए थे और चंद्रमा अपनी बहुत ही हल्की छाया में तारों के साथ धीमी धीमी रोशनी फैलाते हुए आसमान में चहलकदमी कर रहा था। लेकिन फिर भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए खिड़की से इस दृश्य को निहार रही पायल अपने हृदय में अमावस्या के घोर अंधकार को महसूस करते हुए बहुत बेचैनी से करवट बदल रही थी। पायल की इकलौती बेटी अमारा, जो अभी-अभी 10 वर्ष की हुई थी, कल अपने पापा के साथ अपने नए विद्यालय जाने वाली थी। अमारा, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसका चयन सैनिक विद्यालय में हो गया था। चूंकि सैनिक विद्यालय दूसरे शहर में था, इसलिए अब अमारा को छात्रावास में ही रहना था। जहां एक तरफ पायल अपनी बेटी के इस नए सफर के लिए उत्साहित थी, वहीं दूसरी तरफ एक अनजाना सा भय उसे परेशान कर रहा था। उसे बार-बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उससे उसकी बेटी को छीनने वाला है। पायल ने आहिस्ते से करवट लेकर अपने करीब बेफिक्री से सोई हुई अमारा के माथे को चूमते हुए मानो स्वयं को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बेटी को मैं किसी को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। अमारा मेरी है, सिर्फ मेरी। हाँ जी श्रीमती जी, अमारा सिर्फ आपकी है। अब आप सो जाइए प्लीज। आपकी बेटी विद्यालय जा रही है, ना कि कोई उसका अपहरण करके उसे ले जा रहा है। अमारा के दूसरी तरफ सो रहे पायल के पति संजीव ने कहा तो पायल चौंक सी गई। अरे, तुम जाग रहे हो, सो जाओ। सुबह ही सुबह तुम्हारी और अमारा की ट्रेन है। पायल ने स्वयं को संयत करते हुए कहा। संजीव बोला, पहले तुम सो जाओ। पता नहीं क्यों इतना घबरा रही हो। शाम से ही मैं तुम्हारी बेचैनी देख रहा हूँ। क्या करूँ, पहली बार मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है और विडंबना देखो, मैं इसे पहुंचाने भी नहीं जा पा रही हूँ। ये ऑफिस की इतनी जरूरी मीटिंग भी कल ही होनी थी। परेशान मत हो, मैं रहूंगा ना हमारी अमारा के साथ। वीकेंड में तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। तब जी भर कर तुम उससे मिल लेना। उसके अच्छे भविष्य के लिए ये फैसला भी तो आखिर तुमने ही किया था ना। हाँ, ये तो है। अब मोह माया में पड़कर बच्ची के भविष्य को तो नहीं बिसराया जा सकता है ना। चलो सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अमारा की अम्मा। पायल का मूड ठीक करने के लिए संजीव ने अपने चिर परिचित अंदाज में ठिठोली की और फिर मुस्कुराते हुए दोनों ने स्वयं को नींद के हवाले कर दिया। सुबह 6 बजे अमारा और संजीव की ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से चली, तब बाहर खड़ी पायल उन दोनों को हाथ हिलाकर विदा करते हुए एक बार फिर भावुक सी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अमारा ने तेज आवाज में कहा, रोना मत मम्मा, आपकी गुड़िया जल्दी आ जाएगी। हाँ में सिर हिलाते हुए पायल किसी तरह मुस्कुराते हुए बोझिल कदमों में पार्किंग की तरफ बढ़ गई। अपनी विंडो सीट पर बैठी हुई अमारा बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठाने में मगन थी। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन जिस इलाके में गुजर रही थी, वहां हर तरफ घने जंगल थे। हर तरफ नजर आ रही हरियाली ने अमारा का मन मोह सा लिया था। अपने पापा की तरफ देखकर उसने कहा, ये जगह कितनी सुंदर लग रही है ना पापा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी खिड़की से कूदकर इस जंगल में पहुंच जाऊं। कितना मजा आएगा ना यहाँ घूमते हुए। बेटा जी, मजा तो आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा ने ये बात सुन ली ना, तो अभी बेहोश हो जाएगी। संजीव ने हंसते हुए जवाब दिया। अमारा कुछ कह रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ मानो उसे बहुत तेज चक्कर आ रहा है। पापा पापा, मुझे कुछ बस इतना ही कह पाई थी। अमारा की संजीव के साथ साथ आसपास की सहयात्रियों की चीख निकल गई। सबकी नजरों के सामने देखते ही देखते अमारा ट्रेन से गायब हो गई चुकी थी। किसी के लिए भी यह सहज इस दृश्य पर भरोसा करना आसान नहीं हो पा रहा था, लेकिन यही सच था। अमारा, जो अभी कुछ देर पहले अपनी सीट पर बैठी हुई जंगल को निहार रही थी, अब ट्रेन से कहीं नहीं थी। हैरान परेशान संजीव अमारा अमारा चिल्लाते हुए ट्रेन की सारी बोगियों के चक्कर लगा आया, लेकिन उसे अमारा का नामो निशान भी नहीं मिला। उसके साथ साथ कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि चलती ट्रेन से एक बच्ची इस तरह कैसे गायब हो सकती है। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। वो तो अपनी बेटी के बिना मर जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अमारा, कहाँ हो तुम। संजीव बिलख बिलख कर रो रहा था।
उसके सहयात्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उसे सांत्वना दें। ये चीख-पुकार सुनकर टीटी महोदय भी वहां आ चुके थे और प्रत्यक्षदर्शियों से सारी घटना सुनकर वो भी सोच में पड़ गए थे। संजीव को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने कदम ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अभी वो तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन से कूदने ही जा रहा था कि बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे पकड़ रोका। टीटी महोदय ने संजीव को समझाते हुए कहा, देखिए भाई साहब, जो होना था हो चुका है, लेकिन अगर आप ऐसी कायरों वाली हरकत करेंगे तो आपकी पत्नी का क्या होगा? अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही आप उतर जाइए और रेलवे पुलिस के पास अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पुलिस आपकी बेटी को जरूर तलाश देगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि आपको अकेला छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। संजीव बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी और मोबाइल की बजती हुई घंटी ने नेटवर्क के आने का इशारा किया, तब एक बार फिर संजीव की आंखों से बेबसी के आंसू बह चले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फोन उठाकर दूसरी तरफ मौजूद पायल से बात कर सके। उसने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर उभर रहे पायल के नाम को देखा और फिर मोबाइल ऑफ करके टीटी महोदय के पीछे रेलवे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। इस केस में की मदद के लिए टीटी महोदय ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए थे। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत को जब टीटी महोदय ने इस अनोखी गुमशुदगी के विषय में बताया तो एक बारगी उन्हें भी भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि चलती ट्रेन से कोई बच्ची अपनी सीट पर बैठे बैठे ही लापता हो जाए। लेकिन टीटी महोदय के लाए हुए बयानों के आधार पर उन्होंने अमारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और संजीव को आश्वासन दिया कि जिस जगह अमारा गायब हुई थी वहां जाकर वो उसे जरूर तलाश करेंगे। संजीव ने हाथ जोड़ते हुए इंस्पेक्टर रंजीत से कहा, सर मैं भी आपके साथ अपनी बेटी को ढूंढने चलूंगा। देखिए मिस्टर संजीव, वो जंगल बहुत खतरनाक है और वहाँ आम लोगों के जाने पर पाबंदी है, इसलिए मैं आपके वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। आप घर जाइए, कोई भी खबर मिलते ही मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। इंस्पेक्टर रंजीत ने संजीव को दिलासा देते हुए कहा और फिर टीटी महोदय से बोले, इन्हें वापसी की ट्रेन में बैठा दीजिए और ट्रेन के अंदर मौजूद स्टाफ से कहिएगा इनके आसपास ही रहे और इनकी पत्नी को भी सूचित कर दीजिए कि वो स्टेशन पर इन्हें लेने आ जाए। जी सर, टीटी महोदय ने जवाब दिया और फिर संजीव से उसका फोन लेकर पायल को फोन लगाया। फोन उठाते ही पायल गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है संजीव, पहले तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और फिर फोन बंद भी कर दिया। पता है मैं कितना डर गई थी। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए। जवाब में संजीव की जगह एक अजनबी आवाज़ सुनकर पायल चौंक गई। आप कौन बोल रहे हैं? ये नंबर मेरे पति संजीव का है। जी ये नंबर उन्हीं का है। मैं उस ट्रेन का टीटी बोल रहा हूँ जिससे आपके पति और बेटी सफ़र कर रहे थे। आपके पति इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पायल की आवाज़ में असमंजस के भाव को महसूस करते हुए टीटी महोदय बोले, मैडम हम उन्हें वापसी की ट्रेन से आपके शहर भेज रहे हैं। 2 घंटे बाद आप उन्हें लेने स्टेशन पर ज़रूर पहुंच जाइएगा। उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। बाकी बातें आपको उनसे मिलने पर पता चली जाएंगी। पायल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया था कि संजीव और अमारा वापस लौट रहे थे और टीटी महोदय इस तरह क्यों बोल रहे थे कि उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो वो इस बात से परेशान हो गई थी कि संजीव और अमारा दोनों ही उससे बात क्यों नहीं कर रहे थे। ये 2 घंटे का इंतजार इस वक्त पायल को 2 जन्मों का इंतजार के बराबर लग रहा था। अमारा की जब आँख खुली तो उसने पाया कि उसके चारों तरफ धूप अंधेरा छाया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी-अभी हवा से भी ज़्यादा तेज गति से यात्रा कर रही थी, जिसकी वजह से उसे अपना सर घूमता हुआ भी लग रहा था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए उसने याद किया कि वो तो कुछ देर पहले अपने पापा के साथ ट्रेन में थी। मैं ट्रेन से यहाँ कैसे पहुँच गई? ये कौन-सी जगह है? कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। क्या ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना हो गई है? जैसा उस दिन टेलीविज़न पर दिखा रहे थे। और पापा कहाँ हैं? अपने आप से बातें करते हुए अमारा की आँखों में आँसू बहते जा रहे थे। पापा अपनी पूरी ताकत लगाकर अमारा चीखी, लेकिन जब बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उस बच्ची का दिल बहुत घबरा उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर गई हूँ?
ये सोचते हुए अमारा एक बार फिर से बेतहाशा रो पड़ी। अगले ही क्षण उसे अपने हाथ पैर की सुध आई तो उसने पाया कि उसके हाथों और पैरों की मजबूत रस्सी बांधी हुई थी। मुझे इस तरह किसने बांधा होगा और क्यों? हाँ, याद आया। मम्मा उस दिन कह रही थी कि जो बच्चे बदमाश होते हैं, अपने बड़ों का कहा नहीं मानते, उन्हें राक्षस उठा कर ले जाते हैं। इसका मतलब मुझे कि किसी राक्षस ने मम्मा मम्मा मैं पक्का वादा करती हूँ कि अब कभी बदमाशी नहीं करूँगी। तुम्हारा और पापा का कहना मानूंगी। मुझे यहाँ से ले आओ मम्मा। मम्मा। अमारा की चीखें और सिसकियां एक बार फिर से उस अंधेरी गुफा में गूंज उठी। रोते रोते थक कर चूर होने के बाद अमारा जब शांत हुई तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई फुसफुसा कर बात कर रहा है। उसने ध्यान से उन शब्दों को सुनने की कोशिश की तो उसके कानों में आवाज आई, माँ तुम्हारे पास है गुड्डो, कुछ नहीं होगा। तुम घबराना मत। हाँ गुड्डो, तुम्हारे बाबूजी भी यही हैं, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। गुड्डो, ये गुड्डो कौन है? और ये आवाज़ किनकी है? ये मेरे मम्मा पापा की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ कोई और भी बच्चा मेरी तरह? मन ही मन सोचते हुए अमारा ने तेज आवाज़ में सवाल किया। गुड्डो, कोई गुड्डो में है यहाँ क्या? यहाँ गुड्डो के माँ बाबूजी हो सके तो मुझे भी यहाँ से बचा कर ले चलिए। लेकिन इस बार जवाब में अमारा के कानों से कोई आवाज़ नहीं टकराई। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और रोते रोते उसकी पलकें मूंदने लगी। प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर परेशान हालत में बैठी हुई पायल के कानों में जैसे ही संजीव के ट्रेन के पहुंचने की उद्घोषणा से संबंधित आवाज आई, वो उठकर खड़ी हो गई और बेचैनी से ट्रेन के आने की दिशा में देखने लगी। एक एक सेकंड इस वक्त पायल को एक एक युग से भी ज्यादा लंबा महसूस हो रहा था। 10 मिनट के बाद जैसे ही ट्रेन की झलक पायल को नजर आई, उसका दिल एक बार फिर किसी अनहोनी की आशंका से जोरों से धड़कने लगा। ट्रेन के रुकते ही पायल हर डिब्बे की खिड़की में बेसब्री से झांकती हुई संजीव और अमारा को तलाश रही थी। एक एक डिब्बे से होकर आगे बढ़ते हुए उसकी नज़र आखिरी डिब्बे से टीटी महोदय का हाथ थामकर उसकी तरफ आते हुए संजीव पर पड़ी। इस भाग का और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को दुब्बे वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको देखने और सुनने को मिलेगी जो हकीकत से रूबरू है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।